नमस्कार, मैं राणा यशवंत आपका स्वागत करता हूँ और मेरे साथ संजय जी हैं और हम रोज की तरह मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि बिहार के चुनावी जो मसले हैं या जो खुरपेची चलती रहती है जिसको हम लोग कहते हैं या फिर अपना अपना तिकड़म चलता रहता है, उसको रोज समझने की कोशिश करते हैं और चुनाव किस ओर जा रहा है यह समझ करके आपको समझाने का भी प्रयास हमारा रहता है। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी और चुनावों को लगभग तय करने वाले मामले पर बात करेंगे, क्योंकि कहा यही जाता है कि बिहार का जो मुस्लिम मतदाता है, वो जहाँ कहीं भी लामबंद होता है, स्थितियाँ वहाँ बेहतर हो जाती हैं। आज की चर्चा हम यही करने जा रहे हैं कि बिहार में जो मुस्लिम मतदाता है, वो कहाँ जाएगा? आप कहेंगे तो बड़ा तयशुदा सा मामला है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसीलिए हम इस सवाल को लेकर के आए हैं। अभी तक 2015 में जब महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव ने चुनाव लड़ा बिहार में, तो ये बात सही है कि थोक में वोट गया, लेकिन उसके बाद से नीतीश कुमार और एनडीए को वोट नहीं मिलता है। जब से एनडीए के साथ नीतीश कुमार आए हैं, चाहे 2019 के लोकसभा चुनाव हो, 20 का विधानसभा चुनाव हो या फिर अब 24 के लोकसभा चुनाव हो। इस बार 24 के लोकसभा चुनाव में कहा यह जाता है कि 7 से 8% वोट कुल एनडीए को मिले। 77% के आसपास आरजेडी, कांग्रेस और उस गठबंधन को मिले। नीतीश कुमार ने पिछली बार के चुनाव में जो अपने 11 कैंडिडेट मुस्लिम खड़ा किए थे, उनमें से कोई भी जीत नहीं पाया था और पिछली बार जीत करके विधानसभा में 19 मुस्लिम कैंडिडेट पहुंचे, उनमें से एनडीए का कोई नहीं था। तो वो या तो आरजेडी के थे या एआईएमआईएम के थे या कांग्रेस के या बीएसपी के या सीपीआई सीपीएम के। तो कुल मिलाकर के इस बार हम चर्चा इस खातिर कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर सीन में है और प्रशांत किशोर ये दावा कर रहे हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, यह तो वो खुद ही व्यवहारिक रूप पर सुनिश्चित करने जा रहे हैं। इसलिए कम से कम 40 मुस्लिम कैंडिडेट, 17% बिहार में मुसलमान हैं और उस अनुपात में 40 सीटें बनती है, तो 40 सीटें मुस्लिम कैंडिडेट के नाम वो करेंगे, यानी कि अपने उम्मीदवार उतारेंगे जो मुस्लिम होंगे। जाहिर है अब आपको इक्वेशन थोड़ा सा बदला हुआ दिख रहा होगा और इस बदले हुए समीकरण में मुस्लिम मतदाता कहाँ है, क्योंकि एआईएमआईएम सीमावर्ती जो इलाके हैं बिहार के या जिसको हम सीमांचल कहते हैं, वहां पिछली बार के चुनाव में मुस्लिम वोट के भीतर उसने बहुत बड़ी सेंधमारी की थी और 5 सीटें उसने जीती थी। ये दीगर बात है कि वो सारे के सारे लोग आरजेडी के साथ चले गए, लेकिन उसका अपना वहां एक जनाधार रहा, यह उसने साबित किया। तो एआईएमआईएम चुनाव अलग लड़ेगी, महागठबंधन है, प्रशांत किशोर जन सुराज के साथ मैदान में हैं, इसलिए इस वोट को 17% जो है उसको समझना बहुत जरूरी है। संजय जी, आपका अपना अनुमान फिलहाल क्या कहते हैं? ये डिपेंड करता है, दो तरह के नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, खास करके माइनॉरिटी हम्म कम्युनिटी। हम्म हम्म कल ही एक तस्वीर आई थी कि हम्म हम्म ओसामा साहब जो शहाबुद्दीन के बेटे हैं, हम्म कल आरजेडी में उनको शामिल कराया जा रहा था और कहा भी गया था कि ये चुनाव यहाँ से लड़ेंगे। हम्म तो प्रशांत किशोर जी ने जो एक बात कही, वो ये बात कही हम्म कि आरजेडी टिकट देती है मुसलमानों को, हम्म 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 लेकिन क्या उन जगहों से, उन विधानसभाओं से टिकट देती है जहां पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 70-80 हजार हो? उन जगहों से मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देती है जहां हम्म मुस्लिम मतदाता कम होते हैं, और जहां मुस्लिम मतदाता अधिक होते हैं वहां से वो टिकट नहीं देते। हम्म दूसरी बात, जो 17% की बात, वो कह रहे हैं कि भाई अगर 17% के हिसाब से भी देखिए तो 243 विधानसभा है और 40 लोकसभा की सीटें। हम्म हर एक लोकसभा की सीट से एक मुस्लिम उम्मीदवार अगर हम लोग देते हैं तो फिर मुसलमानों की भी भागीदारी राजनीति में होगी। हम्म आपके वोट का लाभ तो पार्टियां लेती हैं, लेकिन आपके हिस्से में क्या आता है? और इसका हम्म एक बड़ा छोटा सा उदाहरण है। अभी कुछ दिन पहले जो बिहार में बाई इलेक्शन हुआ, हम्म 4 जो विधानसभा की सीटों पर बाई इलेक्शन हुआ, उसमें एक सीट बड़ा महत्वपूर्ण रहा, बेलागंज की सीट। बेलागंज वाली। और 2010 में
जब 22 सीटें जीती थी आरजेडी, जिस समय नीतीश कुमार बिल्कुल पिक पर थे, उस समय भी बेलागंज की सीट आरजेडी बचा ले गई थी। सुरेंद्र यादव को कहा जाता था कि वो अभेद्य दुर्ग है। इस बार उसी बेलागंज में मोहम्मद अमजद को प्रशांत किशोर उतारते हैं और वहां पर आरजेडी पूरी ताकत झोंक देती है मुसलमानों के वोट को अपने हिस्से में करने के लिए। वो बजाते जो शहाबुद्दीन के बेटे हैं ओसामा को भेजा जाता है वहां। लालू प्रसाद खुद वहां कैंपेन में जाते हैं, लेकिन वो सीट आरजेडी नहीं बचा पाती। आरजेडी वो सीट हार जाती है और मनोरमा देवी जो है वो जेडीयू के उम्मीदवार वो चुनाव जीत जाते हैं। तो अगर मोहम्मद अमजद वोट लेने में कामयाब नहीं होते, ठीक है, ये कहा जा रहा है कि वो मोहम्मद अमजद का एक अपना प्रभाव का वोट है जो वोट बेलागंज में उनको मिला, जिनका भी प्रभाव का वोट मिला। उम्मीदवार तो प्रशांत किशोर के थे और प्रशांत किशोर का उम्मीदवार मुस्लिम वोटों का बंटवारा तो कर दिए। तो एक प्रशांत किशोर जो 40 सीटों की बात वो कर रहे हैं, अगर स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट मुस्लिम समाज का ही जो दमदार कैंडिडेट को अगर वो खड़ा कर देते हैं कि आप खुद से अपनी ताकत को जब तक नहीं दिखाइएगा, न सत्ता में हिस्सेदारी होगी, न आपको सीटों में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी होगी। आपको कुछ वैसी सीटें दे दी जाएगी जहां पर आपकी संख्या कम है, आपके हिस्से में हार आएगी। तो प्रशांत किशोर एक फैक्टर तो है। ओसामा बिन ये जो एआईएमआईएम के जो हैं ओवैसी, इन्होंने कोशिश की कि आरजेडी के साथ या इंडिया गठबंधन के साथ इस बार हमारा गठबंधन हो जाए जी, और सीमांचल में कुछ सीटें मिल जाए। इंडिया गठबंधन ने सिरे से नकार दिया। ठीक है, आप उनको सिरे से नकार दिए, लेकिन पिछली बार 19 सीटों पर वो लड़े, 5 जीत गए। 4 ठीक है, 4 आपकी पार्टी में चले गए। एक अभी भी अख्तरुल इमाम जो विधायक भी हैं और उनके पार्टी के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं वो अभी भी एआईएमआईएम में। इसको आरजेडी कांग्रेस, हाँ जी, आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट की पार्टियां माने न माने, लेकिन जो सीमांचल के 4 जिले हैं, किशनगंज, कटिहार, अररिया और पूर्णिया, इसमें ओवैसी का अभी भी यूथ के बीच में एक अपना प्रभाव है। वो जीतेंगे नहीं जीतेंगे, स्ट्राइक रेट उनका क्या होगा, लेकिन वो प्रभावित तो कर देंगे। अगर ओवैसी गठबंधन में किसी के साथ चले जाते हैं, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि हम एक तीसरा फ्रंट बनाएंगे, और तीसरा फ्रंट का थोड़ा हम लोगों को इंतजार करना होगा। सीटों का बंटवारा तो अभी फाइनल हुआ नहीं है। सीटों के बंटवारा में पार्टियों का इधर उधर आना जाना लगा रहेगा। अगर थर्ड फ्रंट बना करके ओवैसी लड़ गए तो ओवैसी भी सीमांचल में, या अभी तो इस बार तो फलक विस्तार करने की बात कर रहे थे कि हम गोपालगंज से लेकर के, छपरा से लेकर के सीवान में भी हम मजबूती के साथ लड़ेंगे। अगर वो थोड़ा फलक को विस्तृत किया थर्ड फ्रंट बना के, तो ऐसा नहीं है कि ओवैसी बिल्कुल सिरे से नकार दिए जाएंगे। वहां पर मुस्लिम वोट फ्रैक्चर नहीं होगा। और एक बड़ा मुद्दा जिसको एनडीए कोशिश कर रही है भुनाने की, वो है पसमानदा मुसलमानों का। कि भाई पसमानदा मुसलमानों की संख्या जो 73 से 76% है। आपको याद होगा जब जो लोकसभा का चुनाव का इस बार आगाज हुआ था, तो 24 में, उसके पहले अमित शाह की रैली हुई थी पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में, और उस मैदान में उन्होंने पसमानदा समाज के लोगों से पूछा था कि आपके हिस्से में क्या आया। अगर आपके हिस्से में कुछ नहीं आया, वक्फ संशोधन को लेकर के भी जो महामहिम राज्यपाल हैं, जब इनसे पूछा गया बिहार के कि भाई ये वक्फ संशोधन का लोग क्यों विरोध कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे ये नहीं पता है कि क्यों विरोध कर रहे हैं, लेकिन हाँ मुझे ये जरूर पता है कि वक्फ की संपत्ति का अगर पारदर्शिता हो उसमें, और ठीक तरीके से उसका इस्तेमाल हो। जब पटना के एक हनुमान मंदिर से 5-7 अस्पताल संचालित हो सकते हैं, तो वक्फ की प्रॉपर्टी से वेलफेयर के काम क्यों नहीं हो रहे हैं, ये एक सवाल मेरे मन में है। तो जब इन्होंने कहा, तो इसको लेकर के भी एक पसमानदा समाज में थोड़ी उम्मीद जगी कि अगर कोई चीजें हैं, ठीक है वो दान में ही दी गई चीजें हैं, लेकिन है तो वेलफेयर के लिए। तो पसमानदा समाज के अंदर में भी कहीं ना कहीं से एनडीए पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रही है।
तो जो मुस्लिम समाज है उसमें प्रशांत किशोर, उसमें ओवैसी, उसमें एनडीए, जेडीयू, कल ही नीतीश कुमार जी का भी अभी भी ठीक है, वो बीजेपी के साथ जब चले जाते हैं तो थोड़ा सा मुस्लिम समाज के लोग उदासीन हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जेडीयू में मुस्लिम समाज के लोग नहीं हैं जो मुस्लिम समाज को सीधे सीधे हाँ, मुस्लिम समाज के लिए जेडीयू अछूत नहीं है, यह बात सही है। और अभी जी अभी मुसलमानों का जो उन्होंने एक आयोजन करवाया पटना में, उसमें बड़ी तादाद में लोग जमा हुए। इसके पहले भी जब जब उन्होंने मुसलमानों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की है या कोई आयोजन किया है, तो फिर एक बड़ी तादाद दिखती है उनके आसपास। हाँ, ये है कि वो संख्या उतनी भारी नहीं है जितनी आरजेडी के साथ है। आपने बहुत एक बेहतर बात कही कि एनडीए को कम से कम इस बात की उम्मीद है कि पसमानदा समाज जो है मुसलमानों का, वो वक्फ बोर्ड कानून के लाए जाने से एनडीए के साथ जुड़ेगा, क्योंकि उसको उसमें अपनी भलाई दिख रही होगी। एनडीए की सरकार, एनडीए के नेताओं ने पसमानदा मुसलमानों को यह समझाने की कोशिश जरूर की है कि यह जो संपत्ति है, इस पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, जबकि इसका फायदा या इसका इस्तेमाल आपकी खातिर हो सकता है। सवाल ये कि बिहार में इस तरह की चीज़ें हम आप जानते हैं कि बहुत मायने नहीं रखती हैं, जब वोट देने के लिए आप जाते हैं तो। वो मज़हब बड़ा हावी होता है, जात बहुत हावी होती है। लेकिन 3 बातें हैं। मैं उन इलाकों से, बिहार में 47 लगभग ऐसी सीटें हैं जहाँ 50% के आसपास मुस्लिम मतदाता है, और 47 सीटों का समीकरण बनने बिगड़ने में सरकार बन और बिगड़ जाती है। अगर ओवैसी भी खड़े हैं और ओवैसी की पूछ-परख है, और ख़ास करके मुझे लगता है कि जब से सरकार ने उनको बाहर के देशों में भारत का पक्ष रखने के लिए भेजा पाकिस्तान से युद्ध के बाद, और जो लोकप्रियता उनकी बढ़ी है, पाकिस्तान को जैसे उन्होंने ललकारा है, ज़ाहिर है बिहार के भीतर भी जा करके अपने इस पॉइंट को वो गेन करने की कोशिश करेंगे, तो उसका ज़िक्र भी करेंगे। मुसलमानों के भीतर एक हीरो के तौर पर ओवैसी देखे जाते हैं सीमांचल में। आपने कहा कि उनका अपना एक जनाधार तो है ही। दूसरा, प्रशांत किशोर भी वहाँ मुस्लिम कैंडिडेट के ज़रिए ही अपनी 40 की संख्या पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो ज़ाहिर है कि ज़्यादा कैंडिडेट वो सीमांचल या दरभंगा जैसे ज़िलों में डालेंगे, जहाँ मुस्लिम मतदाता ज़्यादा है। आरजेडी भी उसी पर खेलेगी। तो इसमें फिर एनडीए के आहिस्ते से बीच से निकल जाने की जो गुंजाइश ज़्यादा बन जाती है। स्वाभाविक है कि क्योंकि जब वोट का बंटवारा होता है तो उस स्थिति में एनडीए के लिए एक स्पेस बचता है। मैं एक और केस हिस्ट्री बताता हूँ। हुँ, बीमा भारती को जब आरजेडी ने लोकसभा का टिकट दे दिया पूर्णिया से, हुँ, और वो जो विधानसभा है वो विधानसभा अति पिछड़ा बहुल माना जाता है, हुँ, और दोनों लोगों ने, वो इंडिया गठबंधन ने भी और एनडीए गठबंधन ने भी, दोनों ने अति पिछड़ा कैंडिडेट दिया। लेकिन एक निर्दलीय कैंडिडेट आते हैं वहां, शंकर सिंह, हुँ, और शंकर सिंह की जाति का वहां बहुत वोट नहीं है, लेकिन हुँ, जो मुस्लिम समाज का वोट करीब उस विधानसभा में 50 से 55 हजार है। 50 से 55 हजार मुस्लिम समाज ने न एनडीए को चुना न इंडिया गठबंधन को चुना, उन लोगों ने शंकर सिंह को वोट कर दिया। उन्होंने कहा कि शंकर सिंह हमारे लिए लड़ते भिड़ते रहे हैं, तो हुँ, हम शंकर सिंह के साथ क्यों नहीं खड़े हो। तो ऐसा नहीं है कि, ठीक है मजहब उन पर हावी है, वो कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी को हराने वाले लोगों के साथ तो खड़े नहीं ही होते हैं, उनके विरोध में खड़े होते हैं। लेकिन जेडीयू हो, चिराग पासवान की पार्टी हो, जीतन राम मांझी की पार्टी हो, प्रशांत किशोर का कैंडिडेट हो, या ओवैसी का जो थर्ड फ्रंट का कैंडिडेट होगा वो हो, जब वो कैंडिडेट मुस्लिम होंगे हुँ, तो ऐसा नहीं है कि उससे उनको कोई परहेज होगा, वो वोट करेंगे। हुँ, हुँ, इंडिया गठबंधन के साथ है, मेजॉरिटी में आरजेडी माई समीकरण की बात करती है, कांग्रेस के साथ भी मुसलमानों का रुझान बढ़ा है, लेफ्ट पार्टियों के साथ भी वो खड़े रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि बीजेपी को ये हराने में या बीजेपी को सीधे सीधे टारगेट करने में ये पार्टियां हुँ, कामयाब है। हुँ, तो जो हुँ, 45 सीटों का गणित आप बता रहे हैं, वो 47 सीटों में अगर 40 सीट पर प्रशांत किशोर, हुँ, सीमांचल की सीटों पर अगर ओवैसी, और जो पसमानदा समाज के मुद्दे को लेकर के जिस तरह से एनडीए और खास करके वो मुखर है जेडीयू कि हम कैसे उस समाज के लोगों को फिर से एक बार अपने तरफ जोड़े, हुँ, कि आपके हिस्से में हमने कभी कोई भेदभाव नहीं किया, हम
बराबर नीतीश कुमार वो अपनी उपलब्धियां गिनाते हैं कि अगर मदरसा को हमने चुना तो उसमें भी साइंस टीचर दिया, उसके टीचर को भी हमने वही वेतन दिया जो बाकी स्कूलों को मैं देता था। जो कब्रिस्तान की घेरेबंदी की बात है उसमें हमने क्या किया, दंगों को लेकर के हम कितना सजग और सतर्क रहे। तो नीतीश कुमार के प्रति आज भी मुस्लिम समाज का भरोसा है। वोट मिलना नहीं मिलना एक अलग बात है, लेकिन जब ये कहते हैं कि हमने कोई भेदभाव नहीं किया तो जेडीयू के प्रति भी एक है। मैं मानता हूं कि मुस्लिम समाज में जो थोड़ा सा जो पढ़े लिखे हुए लोग हैं, जो थोड़ा जिनकी सोच अच्छी है, मैंने आरिफ मोहम्मद खान साहब का एग्जाम्पल दिया ना कि जब संशोधन बोर्ड पर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसमें बुरा क्या है। कोई भी संस्था, चूंकि वो स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको ये लोग विपक्ष उस तरह से दूसरे ढंग से समझाता है लोग, तो कोई कानून पार्लियामेंट बनाता है तो रिलीजियस बॉडी कैसे हुआ वक्फ बोर्ड, वो तो स्टैट्यूटरी बॉडी है। और स्टैट्यूटरी बॉडी में आप सरकार उसमें इंटरफेयर कर सकती है, देख सकती है कि उसकी कमेटी कैसे बने और उस कमेटी में कौन लोग रहे। तो पसमानदा समाज के लोगों से जब मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि हाँ, अब तो मेरे हिस्से में भी थोड़ी रोशनी आएगी। जो कुछ लोग जो शिया वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड बना बना करके और बस कई पुश्तों से उस पर कब्जा जमाए हुए हैं, अब तो जब चीजें ट्रांसपेरेंट होगी तो हमारे हिस्से में चीजें भी आएंगी। और इसको लेकर के हम और आप ही दोनों बात किए थे कभी कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भी 8% मुसलमानों ने एनडीए को वोट किया था। जी मुझे याद है। बीजेपी का ही है, मतलब वहां जी, तो, यहाँ तो जी, बीजेपी ही है, तो जी, बीजेपी को किया था। और ये संजय जी सही कह रहे हैं कि अगर पसमानदा मुसलमानों का कोई भी तबका या एक हिस्सा भी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि ये वक्फ कानून दरअसल उनके हित के लिए है, उनकी बेहतरी के लिए है, और उनके साथ अभी तक एक धोखा होता रहा उन्हीं की कम्युनिटी के जरिए, धोखे से बाहर निकल करके रोशनी में आकर के अगर वो फैसला करते हैं एनडीए के पक्ष में 8-10% भी, तो नतीजे क्रांतिकारी हो सकते हैं। बिहार में पहली बार मुसलमान कांग्रेस से हटा 77 में, और कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने थे। 77 के बाद से मुसलमान जो है वो लगातार अलग अलग तरीके से पार्टियों के पास जाकर के भटकाव का शिकार रहा। लेकिन लालू प्रसाद यादव के आने के बाद वो लालू प्रसाद यादव से जुड़ा, मगर नीतीश कुमार ने अपनी नीतियों से, सरकार के फैसलों से, कई योजनाओं के जरिए मुसलमान तबके को अपने साथ जोड़ा, खास करके पसमानदा, जैसे अति पिछड़ा, अति दलित, वैसे ही पसमानदा। एक सोशल इंजीनियरिंग नीतीश कुमार ने बिहार में ऐसी की कि उनकी सरकार लगातार बनी रही। और अगर पिछली बार उनको सीटों का अगर गच्चा लगा भी, तो वो उनके समीकरण की वजह से नहीं, बल्कि चिराग पासवान के खिलाफ जाकर के और सही कैंडिडेट उनके मुकाबले में उतारने के कारण। नीतीश कुमार से आज भी बिहार के मुसलमानों को बहुत दूरी नहीं है। अछूत नीतीश कुमार कभी नहीं रहे हैं, और नीतीश कुमार चूंकि बेदाग नेता हैं और सांप्रदायिक तौर पर वो सबके साथ अपने आप को जोड़ करके रखते हैं, इसलिए एनडीए को उनके चलते बहुत फायदा होता है। और संजय जी सही कह रहे हैं कि अगर 8-10% वोट भी एनडीए के पास आता है, तो वो बिहार में एनडीए के हक में कुछ अलग तरह के नतीजे दे सकता है। चलते थे संजय में एक सवाल मेरा ये है कि प्रशांत किशोर मुस्लिम समुदाय के भीतर आज की तारीख में क्या इमेज रखते हैं, और उनको लेकर के उनकी क्या राय है, चुनाव में क्या कुछ कर सकते हैं, खास करके उन सीटों पर जो मुस्लिम बाहुल्य हैं? देखिए, प्रशांत किशोर जी ने इंस्पायर तो कर दिया है, जिसको कहते हैं ना केमिस्ट्री में कि कोई चीजें कैटलिस्ट का काम करता है। प्रशांत किशोर ने कैटलिस्ट का काम किया है उस मुस्लिम समाज में कि वोट आप देते रहिए कहीं, लेकिन आपके हिस्से में चीजें क्या आती हैं, कितना टिकट मिलता है। अगर परसेंटेज आपका 17% है तो आपको टिकट कितना मिलता है, सरकार में आपकी भागीदारी कहाँ होती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट केवल उन्हीं सीटों पर आपको मिलता है जहां पर आपका बहुल क्षेत्र है, वो किशनगंज कटिहार से लेकर के और दरभंगा मधुबनी तक आपको क्यों सीमित रख दिया जाता है। तो एक उन्होंने जगाया है। अब डिपेंड करता है, मैं देख रहा था कि अगर स्ट्रॉन्ग मुस्लिम कैंडिडेट प्रशांत किशोर देने में सफल हो गए, जिस तरह का खड़ा वो समाज दिखता है, क्योंकि प्रशांत किशोर के बारे में एक लगता है कि नहीं, ये
एनडीए के साथ ये खड़े नहीं है, एक सेकुलर क्रेडेंशियल को लेकर के ये आए हैं। तो जो युवा मुस्लिम एक उम्मीद तो लगाए हुए है कि अगर प्रशांत किशोर हमारे साथ खड़े होते हैं, प्रशांत किशोर की पार्टी हमें चुनाव लड़ाती है और जमीन अगर हम अपने तरीके से मजबूत करते हैं, पहले रिप्रेजेंटेशन तो हमारा हो जाए विधानसभा में, ये डिस्कोर्स में चीजें हैं। तो मैंने इसीलिए बेलागंज का उदाहरण बताया कि वो अभेद्य दुर्ग आरजेडी का, जहां लोगों ने लालू प्रसाद की नहीं सुनी, जहां सिंबॉलिक तरीके से ओसामा को नहीं सुना कि साहबुद्दीन का एक मैसेजिंग होता था, उनको वहां टास्क दिया गया, उनकी नहीं सुनी। और सुरेंद्र यादव ने तो कई बार पब्लिक डोमेन में आकर के विधानसभा में कहा कि आपके साथ तो हमारे रिश्ते कुछ अलग रहे हैं, कम से कम इस बार तो हमें मौका दीजिए, लेकिन उनको लोगों ने मौका नहीं दिया और मोहम्मद अमजद 18 से 20,000 वोट लाने में कामयाब हो गए। तो अगर स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट प्रशांत किशोर दे देते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो गोलबंदी नहीं टूटेगी। और बिल्कुल आप बता रहे हैं, मैं तो परसेंटेज में बता देता हूं कि 37.6% वोट एनडीए लाती है और उनके हिस्से में 125 सीटें हो जाती है, और 37.3% वोट इंडिया गठबंधन लाती है और उनका आंकड़ा 110 पर आ जाता है। मतलब 0.3% में आंकड़ा इतना बड़ा हो जाता है। तो फिर आप कल्पना कीजिए कि वो 17% अगर फ्रैक्चर्ड होता है, जिसमें तो क्या होता। 5% भी अगर प्रशांत किशोर इसमें कोई काटने दो में, राय नहीं है। और बिहार में इतने कम मार्जिन से, वोट परसेंटेज के लिहाज से, कभी कोई सरकार इस दशक में, इस सदी में तो नहीं बनी है 2000 के बाद से। और सिर्फ 0.3% के मार्जिन से 125 सीटें और 110 सीटों का अंतर हो जाता है। आप सरकार बना लेते हैं और आप सरकार से फासले पर रह जाते हैं। लेकिन इस बार मुस्लिम कैंडिडेट और मुस्लिम मतदाता, इन दोनों के जरिए जो समीकरण चुनावों से पहले साधे जा रहे हैं और उसके बाद जो चुनाव नतीजे उसके कारण आएंगे, इन दोनों के बीच में क्या कोई तुक बन पाएगा, क्या कोई लॉजिक हम निकाल पाएंगे, इस पर चुनाव नतीजों के बाद ही चर्चा है। लेकिन जब तक ये चुनाव चल रहे हैं तब तक कैंडिडेट, मुद्दे, परसेप्शन, काउंटर एक्ट करना, ये सब बहुत मायने रखते हैं। और हमारी चर्चा इन सब को लेकर के लगातार जारी रहेगी। तो कल बहुत समझ जाएगी, हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि क्या इस बार बिहार में बाहुबलियों के जरिए सभी पार्टियां अपना जो आंकड़ा है सीटों का जरूरी, वो हासिल करने की कवायद में लगी हैं। कई बाहुबली हैं मैदान में हैं, उनकी पूछ परख बढ़ गई है और ऐसा लग रहा है कि इस बार खुला खेल मुरादाबादी की तरह होगा। तो कल की चर्चा हम इस पर करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया।